आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा चैप्टर जो कि एक बहुत ही ज्यादा महान व्यक्तित्व के बारे में है। वो एक ऐसे इंसान है जो साधु तो थे, पर बाकी साधुओं की तरह उन्होंने अपने घर को नहीं छोड़ा। वो अपने घर पे रहते थे, उनके घर गृहस्थी थी, खेती करते थे, उनका एक परिवार था, पर वो अपना साधु का जीवन जीते थे। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का चैप्टर, इसको लास्ट तक जरूर देखना। Hello everyone, how are you all? This is the one and only Agarma Singh, your own mentor and your friend। कैसे हो तुम सभी लोग? तुम लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर। आई होप तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छे होगे, खुश होगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। अगर नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम जहाँ भी हो, तुम कुर्सी पे बैठे हो, बेड पे लेटे हो, पेड़ पे चढ़े हुए हो, एरोप्लेन में बैठे हो, कहीं भी हो, इस वीडियो को आराम से बैठ के चिल होके देखो। तुम्हें पूरा वीडियो एकदम स्टोरी फॉर्म में हम तुम्हें इस चैप्टर को समझाएंगे और तुम्हें सब समझ आ जाएगा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। तो जो आज का हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत। क्या नाम है चैप्टर का? बाल गोविंद भगत। तो कौन है ये बाल गोविंद भगत? कहाँ से आए हैं ये बाल गोविंद भगत? हम बाल गोविंद भगत के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसा क्या करा बाल गोविंद भगत के बारे में? इस सब के बारे में हम आज के इस वीडियो लेक्चर में जाने वाले हैं। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल, ताकि तुम और ऐसे एक्सप्लेनेशंस मिस ना कर दो। ठीक है, तो देखो, जो हमारे बाल गोविंद भगत जी हैं, बाल गोविंद भगत एक बहुत ज्यादा महान व्यक्ति थे। जैसे कि स्टार्टिंग इंट्रो में बताया कि वो साधु थे, पर घर गृहस्थी वाले आदमी थे। देखो, बाल गोविंद भगत एक मंझले कद के, मंझले मतलब मीडियम हाइट के थे, गोरे चिट्ठे थे वो, और उसी के साथ साथ उनकी दाढ़ी नहीं थी। वो सर पे कबीर की टोपी पहनते थे, मतलब कबीरदास जैसी टोपी पहनते थे, तो कबीर जैसी टोपी वो सर पे पहने रहते थे, पगड़ी पहने रहते थे बेसिकली। पर नॉर्मल पगड़ी नहीं, कबीर जैसी पगड़ी पहनते थे, वैसी पगड़ी टोपी वो लगाए हुए थे अपने सर पे। और माथे पे हमेशा रामानंदी तिलक लगा रहता था। रामानंदी तिलक तुम लोग को दिख रहा होगा, ऐसा होता है रामानंदी तिलक। और साथ ही साथ में वो क्या करते थे, साथ में वो गले में तुलसी की माला पहने हुए होते थे। और वो कबीर के बहुत बड़े भक्त थे, मतलब कबीर को वो बहुत ज्यादा मानते थे। उनको ऐसा लगता था कि मतलब कबीर को वो साहब मानते थे। कबीर के जितने भी आदर्श हैं, उन सभी आदर्शों पे चलते थे। देखो, जो हमारे बाल गोविंद भगत है, बाल गोविंद भगत एक क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, बाल गोविंद भगत दिखने में, मतलब बाल गोविंद भगत दिखने में तो ऐसा लगता था कि वो कोई साधु संत है, पर वो साधु संत नहीं थे। वो एक घर गृहस्थी वाले आदमी थे, उनके बच्चे थे, उनकी बीवी थी। ठीक है, तो घर गृहस्थी वाले आदमी थे, साधु नहीं थे। जो हमारे लेखक हैं, इस चैप्टर के लेखक हैं, लेखक को उनकी वाइफ के बारे में तो इतना नहीं पता है, पर उनका एक पोता था और एक बहू थी। पोते की बहू को हम लोग पतहू कहते हैं, तो उनका एक पोता था और एक पतहू थी, और वो अपने पोते से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। ठीक है, जो हमारे बाल गोविंद भगत जी हैं, बाल गोविंद भगत क्या करते हैं, बाल गोविंद भगत सुबह सुबह उठते थे, नहाने जाते थे नदी पर। हर सुबह उनका रोज का रूटीन था, सुबह उठ के वो नहाने जाते थे। फिर वहां से आते टाइम वो कबीर के पद गाया करते थे, पूजा पाठ करते थे। मतलब सारी साधु वाली क्वालिटीज उनके अंदर थी। बस एक चीज नहीं थी कि उन्होंने घर को नहीं छोड़ा था, अपने घर को साथ में लेकर चल रहे थे वो। That was the one and only quality inside him, कि वो साधु थे भाई, पूरी तरह से वेशभूषा में सब साधु थे। धोती पहनते थे, ज्यादा कपड़ा नहीं पहनते थे। सर्दियों में उन्हें ठंड लगती थी तो वो कंबल डाल लेते थे अपने ऊपर से। सब कुछ करते थे वो, पर वो अपने घर पे रहते थे। उनका एक खेत था, उस खेत पे वो खेती करते थे, और उनका बेटा और बहू थी, उन बेटे बहू के लिए अनाज वगैरह उगाते थे। तो that was all what our बाल गोविंद भगत डूज। देखो, जो हमारे बाल गोविंद भगत जी थे, बाल गोविंद भगत का खेत था। उस खेत में वो जितना भी अनाज उगाते थे, उसको सबसे पहले वो साहब के दरबार में ले जाते थे। साहब, मैंने क्या बताया, साहब किसे मानते थे? कबीर को साहब मानते थे। तो वो साहब के दरबार में सारा जो अनाज जो भी वो उगाते हैं, वो सारा अनाज साहब के दरबार पे ले जाते थे, और बाद में उनको प्रसाद के रूप में जो भी मिलता था वो उसको घर पे लाते थे, और उससे ही अपना जीवन यापन करते थे। हाँ, तो किसी से मिलोगे? ये देखो, हेलो। तो वो मेरा छोटा भाई था, परेशान करने आया था, मैंने उसको भगा दिया। खैर चलो छोड़ो, हम कहाँ थे, कहाँ पर थे हम, याद दिलाओ मुझे।
हाँ, हम ये जान रहे थे कि वो साहब के दरबार में जाते हैं, जितना भी वो अनाज उगाते थे वो सारा अनाज लेके वो साहब के दरबार में जाते हैं, और उनको वहां से जितना भी भेंट मिलता है, मतलब जितना भी प्रसाद के रूप में मिलता है, उसी से वो अपना जीवन यापन करते थे। लेट मी एक्सप्लेन दिस। मतलब सपोज उन्होंने 10 बोरी गेहूं उगाया, 10 बोरी गेहूं वो अपनी पीठ पे लाद कर ले जाते थे साहब के दरबार में, उस दरबार में चढ़ा देते थे। फिर वहां पे सपोज उनको 6 बोरी वापस मिल गई प्रसाद के रूप में, तो वो उन्हीं 6 बोरी में अपना यापन करा करते थे, अपने बेटे और बहू को खिलाते थे, खुद खाते थे। दैट वॉज वॉट ही डू। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आती है, इंपॉर्टेंट चीज है ये लिखी हुई इंपॉर्टेंट चीज है। अब वो बताते हैं कि कबीरदास कह रहे हैं, जो हमारे बाल गोविंद भगत है, बाल गोविंद भगत बहुत अच्छा गाते थे। मतलब वो ऐसा गाते थे कि उनके गले में ऐसा लगता था कि आवाज है या जादू। बहुत ही ज्यादा अच्छा गाते थे, बहुत ज्यादा प्यारी आवाज में गाते थे, तुम्हारी हमारी तरह थोड़ी बेसुरी आवाज में गाते थे। ठीक है बहुत अच्छा गाते थे। देखो अब यहाँ पे बताए गए आषाढ़। आषाढ़ कौन सा महीना होता है मुझे खुद नहीं पता यार। तो देखो आषाढ़ आई थिंक सो बारिश के पहले आषाढ़ आता है। तो हाँ, आषाढ़ के महीने में वो रोपनी करते हुए गाते थे। ठीक है, सावन, सावन के बाद भादव आता है, आषाढ़ पहले आ जाता है। ठीक है, तो आषाढ़ के महीने में क्या करते थे, रोपनी करते हुए गाते थे। रोपनी क्या होता है, हमारा जो चावल होता है, चावल चावल को उगाने के लिए धान लगाई जाती है, तो उस धान लगाने के प्रोसेस को ही रोपनी कहते हैं। तो सब लोग अपने अपने खेतों में बहुत ज्यादा बिजी होते थे, वो रोपनी कर रहे हैं, कोई ऐसे मतलब हल चला रहा है, बच्चे पानी से भरे हुए खेतों में खेल रहे हैं, औरतें मेड़ पे खड़ी होके क्या कहते हैं, औरतें मेड़ पे खड़ी हुई हैं, अपने अपने हस्बैंड्स की हेल्प कर रही हैं। ठीक है, वो सब कर रहे होते थे, और बाल गोविंद भगत अपने खेत में रोपनी करते करते, मतलब उनको बहुत बड़ा सा खेत था और वो बेचारे अकेले थे, तो वैसे झुक झुक कर रोपनी करते थे। अगर तुमसे कहते हैं हम 5 मिनट ऐसे खड़े हो, तुम्हें कमर दर्द होने लगेगी। सोचो, वो बूढ़े थे और वो ऐसे झुके झुके रोपनी कर रहे थे, साथ में गाना भी गा रहे थे। मतलब you can understand his level of energy he have, the level of aura he defines। ठीक है, मतलब the vibe he have, और all of it you can understand। तो वो रोपनी करते हुए गाते थे, लोग बहुत ज्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते थे। जो लोग रोपनी कर रहे हैं उनकी उंगली अपने आप चलने लगती थी, जो मेड़ों पे औरतें हैं उनके पैर ऐसे ऐसे मतलब वो वाइब करने लगती थी उनके गाने के साथ, पैर टैप कर रही है जमीन पे, हल्का हल्का डांस कर रही है, और बच्चे तो एकदम ही मतलब मस्त होके खेलते थे उनके गाने के टाइम। फिर आषाढ़ के बाद भादव आता है। भादव में क्या करते थे, खंजड़ी बजाते हुए गाते थे। वो खंजड़ी बजाते हुए कभी के पद गाते थे। खंजड़ी क्या होता है, एक मतलब वो ऐसे होता है इंस्ट्रूमेंट, जिसको ऐसे ही हाथ में पकड़ के ऐसे ऐसे बजाते थे, तो वो खंजड़ी बजाते हुए कभी के पद गाते हुए जाते थे। ठीक है, फिर आते हैं कार्तिक। कार्तिक के महीने में वो प्रभाती गाते थे। ये याद रखने वाली चीज है, कार्तिक से लेके फागुन तक वो प्रभाती ही गाते थे। उनका प्रभाती गाना कार्तिक महीने से लेके फागुन महीने तक चलता था। फिर गर्मियों में शाम के टाइम पे वो अपनी मंडली के साथ मिलके गाते थे कबीर के पद। शाम को गर्मी से सब थक हार के आते थे, सब गर्मी से थक हार के आए हैं, शाम को घर पे बैठे हुए हैं, तो वो अपने घर की मेड़ यानी कि घर के बाहर निकलते, जिसको हम लोग आजकल बालकनी कहते हैं, बैठक बेसिकली पुराने जमाने के घर देखना, तो वहां पे उसको मेड़ कहते हैं। तो वो मेड़ में खड़े होके अपने मंडली के साथ क्या गाते थे, मंडली के साथ गाते थे। शाम के समय कबीर के पद गाते थे वो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना, इसलिए मैंने इस बोर्ड पे लिखी है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो तुम लोग, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो, बाल गोविंद भगत के बारे में हमने जान लिया, अब उनकी फैमिली के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, बाल गोविंद भगत की जो फैमिली थी, फैमिली में उनके पत्नी के बारे में इतना नहीं पता है, उनके बेटे और बहू के बारे में इतना नहीं पता है, बट हम लोग को उनके पोते और उनके पोते की पत्नी यानी कि पतोहू के बारे में तो बताया गया है। तो जो उनका पोता था ना, पोता दिमाग से थोड़ा सा सेंटी था, मतलब उनका दिमाग सही से फंक्शन नहीं करता था, और वो अपने पोते से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत ज्यादा लाड करके रखते थे। ठीक है, मतलब एकदम संभाल के रखते थे अपने पोते को। और उन्हें अपने पोते की शादी भी बड़े मन से कराई थी, उनको बहुत अच्छी बहू मिली थी, वो उनकी सेवा करती थी, पोते की सेवा करती थी, मतलब सारे काम करती थी, बहुत अच्छी बहू मिली थी उन्हें। बट क्या होता है ना, शादी के कुछ टाइम के बाद उनके जो पोता है, पोता मर जाता है, मतलब पोते की डेथ हो जाती है। तो
अब जब तुम्हारी किसी अपने की डेथ होती है, डेथ छोड़ो, तुम्हारा कोई अपना तुमसे दूर जाता है, तब तुम क्या करते हो? ऑब्वियसली तुम सैड होते हो। जब तुम सैड हो तो तुम्हारी आंखों से आंसू आते हैं, वो अलग बात है, तुम उसको आंखों में ही होल्ड करके रख लेते हो, आंखों से नीचे गिरने नहीं देते हो। पर ऐसा मत करा करो, यू नो दैट आर इमोशंस। अगर इमोशंस तुम्हारे अंदर से बाहर नहीं निकलेंगे तो वो अंदर अंदर रहकर एक बहुत गंदा पेन क्रिएट करते हैं, एंड दैट पेन कैन क्रिएट टू हार्ट अटैक ऑल्सो। अगर तुम्हें रोना आ रहा है, तुम आराम से रो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह रहा है, और कोई कुछ कह भी रहा है तो उसको बोलने दो, छोड़ दो, ठीक है। तो हाँ, हम चाहते हैं, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम क्या कह रहे थे कि जो हमारे बाल गोविंद भगत जी हैं, उनके जो पोते हैं, पोते की डेथ हो जाती है, तो किसी की डेथ हो गई तो क्या करते हो? ऑब्वियसली रोते हो, शोक मनाते हो। तो जब पोते की डेथ होती है तो जो हमारे लेखक जी हैं, लेखक जाते हैं बाल गोविंद भगत जी के घर पे, और वो देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं, ऐसे ऐसे शॉक हो जाते हैं, इतना ज्यादा शॉक नहीं होता, ऐसे शॉक हो जाते हैं कि वो देखते हैं जो बाल गोविंद भगत है। इस सीन को अपने माइंड में इमेजिन करना। ओके, लेट मी टेल यू इट वेरी नाइसली। जो हमारे लेखक हैं, लेखक बाल गोविंद भगत के घर पे जाते हैं, और घर पे जाते ही वो शॉक हो जाते हैं। वो देखते हैं कि बाल गोविंद भगत के पोते की लाश जमीन पे रखी हुई है, उस पे चादर ओढ़ी हुई है, सफेद चादर पड़ी हुई है। उनकी उनकी जो बीवी है, मतलब बाल गोविंद भगत के पोते की जो बीवी है, वो साइड में बैठ के रो रही है। गांव की औरतें उसको सांत्वना दे रही हैं, और जो बाल गोविंद भगत है वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खंजड़ी बजा रहे हैं, खंजड़ी बजाकर कबीर के पद गा रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। वो गाते गाते कब लेखक के पास आते हैं, वो गाते गाते उसकी अपनी बहू के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि इसमें शोक मनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ है, एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से मिल चुका है, तो ये शोक मनाने का समय नहीं है, हमें तो खुशी मनानी चाहिए कि आत्मा परमात्मा से मिल चुकी है। So that was the scene which was going on there। लेखक जब जाते हैं तो उन्हें वो देखते हैं ये सब चल रहा है, बाल गोविंद भगत ये कह रहे हैं। ये सब बातें सुनकर लेखक को लगता है कि ये बाल गोविंद भगत पागल हो चुके हैं। लगता है कि कहीं पोते के मरने के समय में बाल गोविंद भगत पागल तो नहीं हो चुके, बट फिर वो अपना मेच्योरिटी वाला माइंड चलाते हैं, अपना 100 IQ वाला माइंड चलाते हैं और सोचते हैं कि बाल गोविंद भगत तो सही कह रहे हैं। देखो, मतलब मेच्योरिटी इसी में है। किसमें है मेच्योरिटी? तुम में तो नहीं है मेच्योरिटी, मेरे में पता नहीं, मेरे में तो नहीं, इतनी सी मेच्योरिटी नहीं है मेरे अंदर, ठीक है। तो हाँ, लेखक सोचते हैं कि बाल गोविंद भगत तो सही कह रहे हैं, जो आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ है तो ये दुखी होने का समय थोड़ी है। अरे भाई, आत्मा जन्म ही इसलिए लेती है क्योंकि उसको परमात्मा से मिलना होता है। आत्मा का परमात्मा से मिलना ही आत्मा का मतलब आत्मा की एक लौती इच्छा होती है, उसको परमात्मा से मिलना है। और अब तो आत्मा परमात्मा से मिल चुकी है, तो इसमें खुशी मनाने वाली बात है, खुश होने वाली बात है। और जिस इंसान को ये बात पता चल जाती है कि आत्मा का परमात्मा से मिलना ही मेन मकसद होता है हमारी आत्मा का मेन मकसद आत्मा का परमात्मा से मिलना है, तो वो इंसान मौत से डरता नहीं है। उसको लगता है यार क्या है, मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी, स्वर्ग नर्क इन सब चीजों से, पुनर्जन्म, ये सब हटके मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास चला जाऊंगा, वहां पे सिर्फ परमात्मा है और मेरी आत्मा है, एंड दैट्स ऑल, व्हाट इज यूनिवर्स। तो वो देखते हैं कि बाल गोविंद भगत तो सही कह रहे हैं, मतलब बाल गोविंद भगत सही है। जिस इंसान को ये पता चल गया, वो उसको परम सत्य पता चल गया, और फिर वो मरने से कभी भी नहीं डरेगा, ठीक है। और उन्होंने एक चीज करी थी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। फिर जब वो बेटे की शव को ले जा रहे थे, मतलब जलाते हैं, ऑब्वियसली हिंदू धर्म में हम लोग को जलाते हैं, तो वो बेटे के शव को ले गए शमशान घाट में, एंड शमशान घाट में उन्होंने खुद बेटे के शव को आग नहीं दी, उन्होंने अपनी पतहू यानी कि बेटे की बीवी से आग दिलवाई। और जबकि हमारे धर्म में, हमारे क्या आई थिंक तो सारे धर्म में ऐसा होता है कि जो शव होता है ना, मतलब डेड बॉडी को शमशान घाट तक कोई वो उसके साथ कोई फीमेल नहीं जाती है, सिर्फ और सिर्फ मेल्स ही जाते हैं और मेल्स ही आग लगाते हैं। बट बाल गोविंद भगत ने क्या करा, लीक से हटकर, मतलब वो अपनी पतहू को साथ ले गए वहां शमशान घाट तक, और उन्होंने अपनी पतहू से ही अपने बेटे की जो शव थी उसको आग दिलवाई। उन्होंने खुद आग नहीं दी, क्योंकि उनका मानना था जब मेरी जो
मेरी जो बहू है, बहू ही मेरे पोते के सबसे ज्यादा करीब थी, तो पोते को आग लगाने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरी बहू का है, मुझे उसको आग लगाने का कोई भी हक नहीं है। तो ये चीज उन्होंने लीक से हटके करी। और एक और चीज लीक से हटके करी, वो ये थी कि जब वो वहां से वापस आए तो उन्होंने अपनी पतोहू के भाई को बुलाया और बोला कि इसको यहाँ से ले जाओ, इसकी दोबारा शादी करवा देना, इसके आगे तो इतना बड़ा जीवन पड़ा है, मेरा क्या है, तो इसको तुम ले जाओ, इसकी शादी करवा देना अच्छे से घर में। फिर जो उनकी पतोहू है, पतोहू बहुत ज्यादा अच्छी थी, वो उन्होंने लगती है, वो कहती है कि नहीं, अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो फिर आपका ख्याल कौन रखेगा, खाना कौन बनाएगा आपके लिए, आप बीमार हो गए तो आपको तो कोई पूछने भी नहीं आएगा, आपको तो कोई एक बूंद पानी भी नहीं पिलाएगा, आप इस बुढ़ापे में अकेले अपना जीवन कैसे बिताएंगे। मतलब वो बहुत ज्यादा रोने लगी। तो बाल गोविंद भगत जी ने इस बात को खत्म कैसे करा, इस बात को उन्होंने ऐसे खत्म करा कि उन्होंने अपने पतों से बोला कि तुम जा रही हो या फिर मैं ये घर छोड़कर चला जाऊं। उन्होंने ये बोला कि तुम जा रही हो या मैं ही ये घर छोड़कर चला जाऊं। फिर उनकी पतोहू को मजबूरी वहां से जाना पड़ा। फिर उसका भाई उनकी पतोहू को वहां से ले गया। तो अब बाल गोविंद जी अकेले बचे अपने घर में, और घर में आ जाते हैं भूत। जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब बाल गोविंद भगत के जाने का समय नजदीक आ चुका है। कहाँ जा रहे थे बाल गोविंद भगत, या गोवा जा रहे थे, गोवा? अरे नहीं, जाने का मतलब डेथ का टाइम बहुत ज्यादा पास आ चुका था और बूढ़े हो रहे थे। तो बाल गोविंद भगत की डेथ भी बहुत ज्यादा उनकी तरह हुई, मतलब बहुत ज्यादा सरल तरीके से उनकी डेथ हुई, जैसा वो चाहते थे ठीक वैसी ही मृत्यु उनको मिली। तो बाल गोविंद भगत जी क्या करते हैं, मतलब बाल गोविंद भगत जी हर रोज हर सुबह गंगा नहाने जाते थे। ठीक है, तो वो गंगा नहाने जाते हैं एज यूजुअल। और हाँ, गंगा उनके घर से बहुत ज्यादा दूर थी, मतलब वैसे तो वो नदी पे नहाते थे, बट कुछ टाइम ऐसा आता था जब वो गंगा नहाने जाते थे और वो घर से ही खाकर चलते थे, मतलब उसको जाने वहां तक जाने में 3-4 दिन लगते थे, तो वो घर से ही खाकर चलते थे और रास्ते में कहीं पर भी कुछ भी नहीं खाते थे वो, क्योंकि वो मानते थे कि साधु अपना ख्याल खुद रखना चाहिए, साधु को किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए। तो वो घर से चलते थे, खाकर चलते थे, फिर लौट के ही खाना खाते थे। तो वो मतलब वहां तक गए, वहां तक उन्होंने यात्रा करी, फिर यात्रा करके वो वापस आए, तब तो उन्होंने कुछ नहीं खाया, वापस आके उन्होंने खाना वगैरह खाया। और उनकी एक आदत थी, सर्दियों का टाइम चला था, वो रोज रोज नहाने जा रहे थे, मतलब पर जब वो वापस आए ना, वापस आते टाइम वो गाना भी गा रहे थे, पर उस टाइम ना उसके गाने में वो एनर्जी नहीं थी, वो वाइब नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे तुम अपने फोन है, फोन अगर तुम्हारे फोन के स्पीकर खराब हो जाए, पहले तुम्हारे फोन की आवाज बहुत अच्छी आती है, तुम्हारा फोन का स्पीकर खराब हो जाए, तुम लगेगा यार वो वाइब नहीं आ रही है गाने की, वो बात नहीं रही है, इसमें ये है वो है। तो सेम उनके गाने में अब वो बात नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था कि गाना धीरे धीरे कोई फूल धीरे धीरे मुरझा रहा हो। ठीक है, तो जो हमारे बाल गोविंद भगत जी हैं, बाल गोविंद भगत जी मतलब वापस आते हैं, गाते हुए वापस आते हैं वो, और वापस आके खाना वगैरह खाते हैं। फिर वो रोज रोज नहाने जाते थे, मतलब जब वो वापस आए तब उनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, उनको बुखार था, खाना पीना खाने के बाद भी वो बुखार नहीं गया, थकावट भी नहीं गई। और फिर वो उस मतलब बहुत सारे लोगों ने उन्हें मना करा कि आप नहाने मत जाओ, आपकी तबीयत खराब है, आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी, मत नहाओ, थोड़े दिन कुछ नहीं होगा। बट नहीं, उन्होंने किसी की बात नहीं मानी, क्योंकि वो तो साधु थे, तो साधु का पूरा धर्म निभाते हुए वो नहाने गए, नहाते थे, फिर अपने खेतों में काम करते थे, फिर घर आते थे। और एक दिन ऐसी मतलब रात में वो रात शाम के टाइम पे वो बैठ के गाना गा रहे थे, मतलब जिस रात उनकी मृत्यु होने वाली थी उस रात वो बैठ के शाम को गाना गा रहे थे। तभी भी उनकी आवाज में वो वाइब नहीं थी, ऐसा लग रहा था कोई फूल मुरझा रहा है, उनका गाना धीरे धीरे कम होता गया। फिर रात में जब वो सोए, रात में सोते मतलब बाल गोविंद भगत की एक आदत थी, वो सुबह सबसे पहले उठ जाते थे और सुबह सबसे पहले उठ के वो कबीर के जो पद होते थे, कबीर के पद गुनगुनाने लगते थे, कबीर के पद गाने लगते थे, उसी से पूरा जो गांव है पूरा गांव उठता था। तो इस सुबह कुछ अलग सी थी, इस सुबह में उनको कबीर के पद उन्होंने उनको किसी भी गाने की आवाज नहीं आई, कोई कबीर के पद नहीं गा रहा था, पूरा गांव सुनसान पड़ा हुआ था। फिर जब गांव के लोगों ने उनके घर पे जाकर देखा तो उनको बाल गोविंद भगत नहीं मिले, उनको सिर्फ बाल गोविंद भगत का शव मिला, बाल गोविंद भगत की डेड बॉडी मिली, जो कि एक कोने में बिस्तर में पड़ी हुई थी। और हियर भी वो ही इज गॉन, मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो चुका है, एंड हमारे बाल गोविंद भगत इज ऑल डेड। एंड यहीं पे हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होता है।
और ये चैप्टर बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा प्यारा था। इस चैप्टर से क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं? ऑब्वियसली इस एरिया से क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि बाल गोविंद भगत ने लीक से हटकर क्या क्या करा। बाल गोविंद भगत ने कुछ ऐसी चीजें करी थी जो लीक से हटकर थी। तो पहली चीज जो उन्होंने लीक से हटकर करी कि वो साधु तो थे पर वो घर गृहस्थी रहते थे। दूसरी चीज लीक से हटकर क्या करी, उन्होंने अपनी जो बहू है, बहू से पोते की सबको आग दिलवाई। तीसरी चीज लीक से क्या करी, उन्होंने अपनी पतों से बोला कि तुम इसकी दूसरी शादी करवा दो जाके। ये सारी चीजें थी जो लीक से हटके करी। एंड दैट वाज इट फॉर आवर टुडेस लेक्चर। और अगर तुम इस लेक्चर को यहाँ तक देख रहे हो देन कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा चैप्टर पूरे अच्छे तरह से क्लियर हो चुका है। अगर तुम्हारा मन है तो इसके बाद तुम एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, उठा के देख सकते हो, वरना कोई बात नहीं, ऐसे चल जाएगा। बट पढ़ लेना यार, थोड़ा बहुत खुद भी पढ़ लिया करो, सामने वाला अपने आप से भी थोड़े बहुत एफर्ट्स दे दिया करो, ठीक है। थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। लव यू, बाय बाय। पढ़ाई करो। थक गए होगे ना लेक्चर देख के, बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर था, बहुत ज्यादा बोरिंग लेक्चर था। बोरिंग तो नहीं हो सकती, बोरिंग मत बोल देना लेक्चर को, ठीक है। तो थोड़ी देर 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद बैठ के पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। कहीं भाग के मत चले जाना, पढ़ लेना, ओके। बाय बाय। और हाँ, और भी वीडियोस देख लेना, मतलब और ज्यादा लेक्चर्स पढ़े हुए और लेक्चर्स आ रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आ रहे हैं, लेक्चर्स देख लेना, ठीक है। अब फाइनल वाला बाय, ओके। बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा।